नमस्कार। प्रोग्राम चर्चा खास देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। हर हफ्ते बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी होता है और इसके लिए हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक अरविंद खन्ना जी को। सर आज भी प्रोग्राम में हमारे साथ, तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत पंजाब के अमृतसर के साथ। सर, अमृतसर में आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस दोनों को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी वो अपना मेयर नहीं बना सके हैं और भाजपा की मनप्रीत कौर मेयर बन गई हैं। तो आप इन दोनों राजनीतिक परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आप? देखिए जी, इसका एक पंक्ति में उत्तर तो यही है, पंजाबी में कहा जाता है वारिदा बट्टा। ये इसकी जो आधार बना था, जो आज जो स्थिति पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बनी है, इसका आधार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बन गया था। उस समय जब लोकसभा इलेक्शन राष्ट्रीय स्तर पर तो गठबंधन था, इंडी गठबंधन बना, लेकिन पंजाब में जिस तरह पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार की निशाना साधे या जो आरोप लगाए उस समय, तो ये भूमिका उस समय की चली आ रही है। उसको देखते हुए अब लोकसभा इलेक्शन थे, फिर कारपोरेशन के यहाँ पे आ गए, तो ये आज मैं फगवाड़े में भी आज चल रही होगी, शाम तक वो भी स्थिति क्लियर हो जाएगी, बठिंडा पड़ी है अभी। तो ये आधार तो इसका बन गया 24 के लोकसभा इलेक्शन। और अब ये जो अमृतसर में हुआ, अमृतसर की जो कांग्रेस ने चंडीगढ़ में उनको आपको एक झटका दे दिया। अब इस झटके को आप इस तरह समझिए कि दिल्ली में भी इसका अतीत में जो गठबंधन था वो भी, जो पंजाब की परिस्थितियां बनी, और दिल्ली में जिस तरह कांग्रेस और आम आदमी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के आरोप प्रतिरोप लग रहे हैं, और राहुल गांधी विशेष रूप से जिस तरह केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है उनके द्वारा, तो ये स्थिति स्पष्ट है कि जो अतीत में गठबंधन बना था वो अपने सिर्फ इसलिए बन गया, उसका साथ है भाजपा का विरोध, और कोई सिद्धांत नहीं था। और क्षेत्रीय दल उस समय लोकसभा पर चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ रहे थे, कांग्रेस ने निश्चितापन लिया और उसको 99 सीटें आ दी, वो कामयाब रही। अब इस समय जो दिल्ली के चुनाव और पंजाब में जो स्थिति है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो रिश्ते है, तो वो ये लगते हैं कि कांग्रेस को अब एहसास है कि अगर अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली में मुख्यमंत्री थे तो वो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को चुनौती देंगे। तो इसलिए वो उसको दिल्ली में भी मात देना चाहते हैं, पंजाब में भी, क्योंकि दिल्ली के चुनाव जो आएंगे वो पंजाब के 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उनको प्रभावित करेंगे। तो ये जो अमृतसर में हुआ या जो चंडीगढ़ में हुआ, ये 2027 के सुमुख रखकर हो रहा है, और दोनों को पता है कि दोनों के अस्तित्व की लड़ाई होगी। पंजाब में कांग्रेस उठना चाहेगी दोबारा, अगर आप वहाँ पे जीतती है तब भी, हारती है तब भी, उसका जो परिणाम पंजाब के राजनीति को भी प्रभावित करने जा रहे हैं। तो ये इसी दिशा को देखना चाहिए, क्योंकि जो अमृतसर में या चंडीगढ़ में जो हुआ, जो आगे होगा पंजाब में, वो 2027 के चुनावों को देखकर होगा, और उनके संबंध भी उसी हिसाब से होंगे। और केजरीवाल को विशेष रूप से जो निशाना बजा रहा है वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी को वो चुनौती देने वाली स्थिति में ना आए, दिल्ली में हार जाए, पंजाब में भी उनको मात दी जाए, तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ होता। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ। जो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की। सर, एक तरफ तो प्रयागराज में सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी। अब इस बयान के विरोध में भाजपा ने कहा है कि सनातन धर्म के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी करना, ऐसा बयान देना शर्मनाक है। तो आप खड़गे के बयान पर क्या कहेंगे? देखिए जी, खड़गे साहब ने ये जो बयान दिया है वो बात तो उन्होंने कही है कि ये मध्य प्रदेश में वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जन्मभूमि मेहू पे वहाँ पे संविधान रक्षा को लेकर आयोजन था, उसमें उन्होंने बोला कि माँ को प्रयागराज में जो गंगा वहाँ पे संगम में डुबकी लगाने से कोई गरीबी नहीं मिट जाएगी, कोई बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी, और भाजपा ने इसका किया कि सनातन के विरोध में है। मैं समझता हूँ कि जो ये एक खड़गे साहब की विचारों की गरीबी भी नजर आती है। बिल्कुल सही। उनके विचार भौतिक
दृष्टि से एक गरीब होता है, एक मानसिक दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से, मैं मानसिक नहीं कहता, विचारों की दृष्टि से गरीबता भी है, गरीबी भी है। देखिए, ये भाजपा का ये कहना है कि ये केवल सनातन का है ना, मैं इसको नहीं मानता। ये उन तमाम धार्मिक आस्था रखने वाले करोड़ों लाखों लोग जो हैं, केवल सनातन के नहीं, मुस्लिम समाज भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, जो हमारे जो पूजा स्थल है, गुरुद्वारे हैं, गिरजे हैं, जो मस्जिदें हैं, या और धर्मों के जो पूजा, ये सारे प्रतीक हैं हमारे परमात्मा के। हम उनको परमात्मा के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं और उसी आस्था से अपने आप को समर्पण करते हैं, उसी भाव से उसके सम्मुख पेश करते हैं कि प्रार्थना करते हैं आपसे। जो खड़गे जी ने कहा कि ये तो सब उनके लिए, जो वहाँ पे जो पूजा स्थलों पे जाते हैं, जो करते हैं, उन सब का ही निरादर किया उन्होंने, उनकी सबकी भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया। वो स्वयं नास्तिक हो सकते हैं, उनमें कोई, पर जो आस्तिक है, जो आस्था रखते हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने का उनका अधिकार नहीं है। सर, वैसे भी विपक्ष लगातार टिप्पणी कर रहा है कि विफल है या लोग उतने नहीं पहुंच रहे जितना ये दिखा रहे हैं, इस पे लगातार टिप्पणी हो रही है। ऐसी बात विपक्ष नहीं है, यही दिखाना चाह रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इतने करोड़ लोग इतने डुबकी लगा चुके हैं, दिल्ली से ज्यादा लोग डुबकी, वहां पर दिल्ली की जितनी जनसंख्या उससे ज्यादा लगा चुके हैं, पाकिस्तान की उनसे लगा चुका है। बिल्कुल सर। मेरा दूसरी बात यह है, खड़गे साहब शायद अपना कांग्रेस का अतीत भूल गया है। प्रयागराज कुंभ में जाना, महात्मा गांधी ने डुबकी लगाई, नेहरू का स्वयं गए, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की अस्थियां कांग्रेस ने प्रयागराज संगम में बहाई। तो उसकी एक सनातन के साथ जो अटूट रिश्ता है, जो भारतीय संत के साथ जो प्रयागराज का अटूट रिश्ता है, मैं इसको एक ये आस्था करके ये बात भूल गए कि 500 साल बाद जो रामधुनी जन्मभूमि में जो मंदिर बना, तो आस्था ही तो थी। लोगों ने अपने खून दिए, बलिदान दिए, वो किस बात के लिए दिए? वो आस्था के लिए दिए। आज खड़गे जी उसी आस्था को चुनौती दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ना तो उनको कांग्रेस के अतीत का पता है। इवन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी संगम गए और प्रियंका तो डुबकी भी लगा के भी आई चुनाव के धुएं में। तो ये चीजें उनको तोल मोल के बोल वाली बात होती है। उनको ये समझना चाहिए कि आप एक भाजपा पे निशाना साधना चाहते हो, लेकिन जो शब्द बोल रहे हो वो सभी धर्म में आस्था रखने वालों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम भविष्य में ऐसा ना करें, तो उनको, क्योंकि उनकी फिर निजी छवि भी और कांग्रेस की छवि भी ऐसी बनेगी कि सनातनी क्या, धर्म में आस्था रखने वाले यही समझे कि ये नास्तिक लोग हैं, इनसे परे रहे, दूर है। तो वो निजी स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे भी पार्टी को भी व्यक्तिगत दोनों को नुकसान होगा। तो इससे बचें, इस ऐसी बयानबाजी से। आगे प्रोग्राम चर्चाएं खास में चर्चा आज पेश किए गए बजट की, जिसको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। सर, बजट सत्र के पहले दिन जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने जो टिप्पणी की है, उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। और इसी बीच दूसरी तरफ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है 2025-26 का। तो आप इन दोनों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमने पहले खड़गे जी की टिप्पणी पे बात करी है। अब सोनिया जी की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। राष्ट्रपति के प्रति ऐसी टिप्पणी, और राष्ट्रपति भवन से खेद भी आया, आपत्ति भी दर्ज किया है कि ये गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात पर आपत्ति की। अब भाजपा को तो करनी थी। अब मुश्किल ये है कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये पहली दफा नहीं टिप्पणी इस तरह की। राहुल गांधी को अतीत में देखे, सोनिया गांधी जी को अतीत में देखे, उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो आपत्तिजनक है, खेदजनक भी है, आपत्तिजनक भी है, दुखदाई भी है। कोई भी मुश्किल ये है कि उनके सोचते वो पश्चिम के भाग से हैं, बात वो भारतीय भाव से करना चाहते हैं, और वहाँ पे कहीं द्वंद्व उनका फंसता दिमागी तौर पे। जैसे अंग्रेजी बोलने वाले को हिंदी बोलना मुश्किल होता है, वो पहले अंग्रेजी में सोचता फिर बोलता है। ये अब पश्चिम के हिसाब से सोचते हैं और सनातन हिसाब से अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं। वहाँ पे द्वंद्व चलता है, तो कुछ ना कुछ गलत इनसे बोला जाता है। करना तो उन्होंने भाषण के गुण और दोष पे करना चाहिए था, करके वो टिप्पणी राष्ट्रपति पे, ये गलत बात है, ये दुखदायी है। ये उनको, वो वरिष्ठ नेता है, वो देश के राष्ट्रपति महिला है, उनके प्रति ऐसे भाव या ऐसे टिप्पणी करनी
दुखदाई है, गलत है और उचित नहीं कहा जा सकता। वो आज अपने को बेशक डिफेंड करें कि तोड़ मोड़ करके, प्रियंका ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, भाव सबको सब लगते हैं, पर यही मुश्किल यही है कि सोचते वो किसी दूसरी भाषा से है, कहते शब्द किसी दूसरे हो, तो वो टकराव या द्वंद्व पड़ता है। तो ये इसको प्रति दोनों को, सोनिया जी को भी, राहुल गांधी को भी, और कांग्रेस के जो खड़गे सी हैं, इनको सबको आत्मचिंतन करना चाहिए, कहाँ इनकी खामी है उसको दूर करने के लिए इनको प्रयास करना चाहिए। अब रही बजट की बात जी। जो पहले दृष्टि में, अभी तो आर्थिक विशेषज्ञ तो बारीकियों में जाएंगे, जो जो एक साधारण आदमी की तरह, मैं एक साधारण नागरिक की तरह जो सोचता हूँ, सबसे बड़ी राहत वाली बात जो 12 लाख का जो आयकर तक मुक्त कर दिया, इनकम वो कर दिया। दूसरी उन्होंने बात की है कि जो किसानों के लिए उनकी जो लिमिट थी, क्रेडिट लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दी। फिर उस किसानों के लिए यूरिया खाद की हमेशा दिक्कत रहती है, तो यूरिया खाद के जो बंद उद्योग पड़े हैं उनको भी चलाना और नया उद्योग लगाना, ये भी आगे उनके हाथ आ गई। फिर उन्होंने हर घर में नल से जल, ये भी बात एक साधारण आदमी को राहत देने वाली है। उसके बाद उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए छोटे शहरों को, जो देश के 88 बड़े हाई जो हवाई अड्डे, उनके साथ जोड़ना। तो ये इससे कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी देश की, तो उससे आगे उन्होंने बात करी है, मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी है। फिर उसके बाद उन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि मेडिकल कॉलेजेस की सीटें बढ़ाई जाएंगी, हाँ। IIT की सीटें बढ़ाई जाएंगी, महिला और जो उनके सशक्तिकरण के लिए उनकी जो रखी है लिमिट, वो भी बढ़ाई जाएगी, इनकम जो बैंकों की। इसी तरह बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन के भी रखी है। तो ये कुल मिला के मैं ये समझता हूँ कि सुरक्षा के प्रति भी उन्होंने रखा कि अगर हमने जाना है, ये जो बजट देखिए, इसके जो बड़े बड़े जो मुद्दे सामने आए हैं उसमें तो यही लगता है कि अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कैसे इसको लागू होता है वो बाद में पता चलेगा। पर अभी जो पहली दृष्टि में हम जो देखते हैं या कह सकते हैं कि इनसे आम आदमी को राहत मिलेगी। और दूसरा जो हम विकसित भारत 2047 का जो संकल्प हमने रखा, ये उसका एक आधार कदम बनेगा। जब हम आत्मनिर्भर होंगे, हर चीज़ में धीरे धीरे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तो हमारा 2047 का जो हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा, उसका ये उदाहरण है, उचित दिशा में मैं समझता हूँ एक कदम रखा गया। मैं इसको देता हूँ कि इसमें मजदूर भी हैं, महिला को भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, किसान का भी उन्होंने रखा है, और उद्योगों के लिए भी उन्होंने रखा है इसमें बाद में। और विशेष रूप से जो आयकर है, इसमें कम से कम जो नौकरी पेशा है, जिन जो आय छुपा ही नहीं सकते, उनको राहत मिलेगी। तो ये एक बैलेंस सा है। बाकी विशेषज्ञ इसकी बारीकियों में जाके आने वाले समय बताएं भी कहाँ इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत आ रही है, और क्या इसमें उसको उसको भी बाद में विचार किया जा सकता है। मैं इसको उसका इंतज़ार करना चाहिए जब। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की। सर, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है स्वतंत्र भारत के बाद, और ये समान नागरिक संहिता जो है वो वहां पर लागू हो गई है। तो अब बात यह है कि कई और राज्य भी यूसीसी को लागू करेंगे, तो क्या समान नागरिक संहिता का लागू करना जरूरी था? आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के 3 मुख्य मुद्दे थे पिछले 10 साल से, देखें जब पिछले 20 साल के दशकों से मैं समझता हूँ। पहला मुद्दा था उनका था कि श्री राम जन्मभूमि को, अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर बनाना, वो पूरा कर दिया। दूसरा था 370, जम्मू कश्मीर के 370 धारा को हटाना, वो पूरा हो गया। और तीसरा उनका था समान नागरिक संहिता को लागू करना, क्योंकि इस संविधान की ये मांग थी और भावना भी थी कि धर्म आधारित 2 कानून नहीं चल सकते, कि मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के अलग, दूसरे समुदाय के लिए अलग। संविधान की ये मांग है कि एक कानून सभी के लिए लागू। समान नागरिक कानून को लेकर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं आज की डेट में। उनका भ्रम ये फैला रहा है कि ये हमारे धर्म में इंटरफेरेंस है, जबकि इसका धर्म की पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल उन बातों से है, जैसे बहुविवाह प्रथा चलती थी या संपत्ति को लेकर, विशेष रूप से महिलाओं को लेकर। देखिए, मुस्लिम समाज में बहुविवाह
बहुपत्नी चलता है, हलाला की स्थिति है, और इसी तरह तलाक को लेकर है, फिर लिव इन रिलेशन आ गए, फिर संपत्ति के मामले में भी उनके भेदभाव चलता है। तो ये अब ये सिर्फ इन चीज़ों से संबंधित है, उसमें आगे ब्रीकिंग सब क्लॉजेज बने हुए हैं, और मुख्य रूप से ये दो संपत्ति और बहुविवाह प्रथा में जो प्रीतियां थी उसको दूर करने के लिए है। और इसको केवल भारत ने ही लागू किया, इससे पहले अमेरिका ने भी लागू कर चुका है, जर्मनी भी लागू कर चुका है, फ्रांस में भी लागू चुका है, और अन्य देश मुस्लिम देशों में भी लागू है। तो यहाँ पे केवल क्योंकि राजनीति में एक तुष्टीकरण की जो अपीजमेंट की नीति चलती थी, तो उस कारण कांग्रेस नहीं कर सकी। बात तो पहले भी उठी थी, उससे पहले भी उठी थी, वो उस समय हिंदू कोड बिल बन गया, लेकिन मुस्लिम के लिए छोड़ दिया गया कि फिर राजनीति बीच में आ गई 54-55 नेहरू गवर्नमेंट के समय में। लेकिन धीरे धीरे भाजपा ने एक वो संकल्प उठाया, और उत्तराखंड की जो धामी सरकार है वो सबसे पहली सरकार बनी, बधाई की पात्र बनी, और उसके आने के बाद ये मैं समझता कि उदाहरण बन जाएगा। भाजपा शासित जो प्रदेश है वो तो इसको आने वाले समय साल 2 साल में लागू कर देंगे। अब विपक्षी दल जहाँ पे हैं वो नहीं करेंगे, अभी उनको झिझक है कि हमारे वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक ना इफेक्ट हो जाए, जब इस चीज़ को ध्यान में रखें। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि उपराष्ट्रपति ने भी इस बात का स्वागत किया है कि इस कानून को, समान नागरिकता संहिता को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित में है। और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब आप राष्ट्र हित को अनदेखी करते हैं, उसको किनारे करते हैं, तो वो गलत बात है। ये बात उपराष्ट्रपति जी ने स्वयं कही, और यही सच्चाई है, क्योंकि ये समय की मांग है कि हम धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को देखकर, और कानून दो नहीं चल सकते, संविधान अलग है और धर्म सांप्रदाय अलग अपन है, तो वैसे नहीं चल सकता। अगर यह एक अतीत में जैसी चर्चा चलते रहे हैं, हम आधी कानून तो मानते हैं शरीयत के, दूसरे नहीं मानते, हाथ काट दो, पाँव काट दो, आँख निकाल दो, ये भी तो शरीयत में कहता है। अगर वो ये चलते हैं तो आपराधिक कानून भी वो लगे ना, वो लगना चाहिए ना ये, क्योंकि बेसिक मुद्दा संविधान के अनुसार है, संविधान से ऊपर कोई नहीं, ना कोई व्यक्ति, ना कोई संप्रदाय, ना कोई प्रदेश, ना कोई और संस्था। तो संविधान को मुख्य रखते हुए ये समय की मांग थी, धामी सरकार ने पहल की है, उनको बधाई। दूसरे इसका समय के अनुसार पालन करें तो उसकी इंतजार रहेगी। और अंत में ये कहता हूँ कि राष्ट्र हित में ऐसे सारे कानून जो संप्रदाय या क्षेत्र से जब जुड़े, जिनमें भेदभाव उत्पन्न होता है नागरिक में, भारतीय नागरिक है, सबको समान नागरिकता संहिता लागू होनी चाहिए। ये एक स्वागत जो कदम मैं कह सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम को हम यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।